नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा डीसी मशीन पर मोबाइल फ़ोन को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है वो वर्क कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। कोई भी मोबाइल होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यही मदरबोर्ड है जो कि किसी चाइनीज़ कंपनी का मदरबोर्ड है। उससे कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, अगर ये चाइना का है, ओप्पो का है, वीवो का है, आईफोन है, ठीक है, सबका काम करने का तरीका एक ही है। तो अगर आपको उसका बेस पता होगा किस तरीके से वो काम करता है, तो थोड़ा बहुत अंतर होगा तो वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन में मेन 3 आईसियाँ होती हैं। सबसे पहला उसका सीपीयू, जो कि मेन मोबाइल फ़ोन ही होता है एक तरीके से आप कहने चाहो तो। दूसरा है उसका मेमोरी आईसी, जिसको हम कहते हैं ईएमएमसी या यूएफएस। ये 2 तरीके के वेरिएंट में आते हैं, ईएमएमसी और यूएफएस, यानी कि मेमोरी आईसी या फ्लैश आईसी भी हम इसे कह सकते हैं, स्टोरेज आईसी। और तीसरा आईसी होता है पावर आईसी, पीएम आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी। ये तीनों ही आईसी बहुत ही ज़रूरी होती है मोबाइल फ़ोन के चालू होने के लिए। पूरा मोबाइल फ़ोन इन्हीं तीनों आईसियों से चलता है। बाकी की जितनी आईसियाँ होती हैं, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई की आईसी इस पतरे के नीचे लगी हुई है। और अगर देखने जाएं तो यहाँ पर जैसे कि लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, इस तरीके से जो अलग अलग आईसियाँ होती हैं वो अलग अलग क्षेत्र के लिए काम करती हैं। जैसे कि अगर हम उन आईसी को निकाल दें तो वो सेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे लाइट आईसी को निकाल दूँ तो लाइट सेक्शन बंद हो जाएगा, मोबाइल आपका चालू रहेगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल काम कैसे करता है और डीसी मशीन से इसे कैसे चेक किया जाता है, सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 आईसियाँ बना देता हूँ जो कि मेन आईसी हैं। पहला है सीपीयू और दूसरा है मेमोरी आईसी या स्टोरेज आईसी, और तीसरा है पीएम आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटरी कनेक्टर है, इस साइड है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर का जो है पावर पीएम आईसी को दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैं बैटरी कनेक्टर बना देता हूँ, बैटरी कनेक्टर का पावर पीएम आईसी को दिया। अब पावर आईसी का काम यही होता है कि हर एक क्षेत्र को पावर की अलग अलग ज़रूरत होती है, जैसे कि 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 3 वोल्ट, जितने भी वोल्ट की ज़रूरत होती है वो ये मैनेजमेंट का काम करती है कि सब जगह का पावर पहुंचाने का काम इसी आईसी का होता है। तो सीपीयू जैसे चल रहा है 1.2 वोल्ट को, तो इसको यही पावर सप्लाई पहुँचाएगी। मेमोरी आईसी चल रही है 1.8 वोल्ट से, तो यही पावर आईसी हर एक सेक्शन को पावर आईसी ही पावर पहुँचाती है। ठीक है, सीपीयू तो मेन हमारा मोबाइल ही होता है, और मेमोरी आईसी सीपीयू से डायरेक्टली जुड़ी होती है, बहुत सारी लाइन है। ठीक है, यानी कि बैटरी से जो पावर गया पीएम आईसी को, पीएम आईसी ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे कॉइल लगे हुए हैं, अलग अलग कॉइल लगे हुए हैं, तो ये अलग अलग सेक्शन में तोड़ देती है उसी पावर को। इसको हम कहेंगे वी वैट, बैटरी का बोल्ट वाला सिरा, वी वैट पावर। और ये पावर हमारा गया पावर आईसी को। पावर आईसी ने क्या किया, उनको अलग अलग सेक्शन में तोड़ दिया। अलग अलग सेक्शन में तोड़ने के बाद वो अलग अलग सेक्शन में भेजेगी सब जगह को। जैसे ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, वो मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, लेकिन खाली यही 3 आईसी समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इन सबको वो पावर भेजेगी। ठीक है, पावर भेजने के बाद सीपीयू हमारा चालू हो जाता है। सीपीयू चालू होता है तो मेमोरी आईसी भी लगी होती है, क्योंकि सीपीयू को मेमोरी आईसी से डाटा लेना होता है, डाटा ट्रांसफ़र और ये सारे काम यहीं से होते हैं। तो लोगो दिखाना, क्या लोगो दिखाना है, वो सारे काम हमारे मेमोरी आईसी में होते हैं। तो फ्लैश फाइल वगैरह सब हमारी मेमोरी आईसी में होती है। तो जैसे ही ये पावर भेजती है, सीपीयू चालू होता है, सीपीयू से डाटा लेता है और डिस्प्ले में हमें जो है लोगो दिखा देता है कि क्या लोगो आपको जो है दिखाना है। इस तरीके से मोबाइल फ़ोन हमारा वर्किंग कंडीशन चालू हो जाता है, मतलब चालू मोबाइल फ़ोन हमारा हो जाता है। कल मैंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक में बताया था कि सॉर्टिंग किस तरीके से चेक करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब यही होता है कि जैसे कि ये पावर यहाँ पे जा रहा है और इसी की लाइन या इसी की लाइन सब जगह जा रही है, तो हम यहीं पे पता कर लेते थे कि सॉर्टिंग है मोबाइल के अंदर या नहीं है।
तो वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, उससे बहुत हेल्प मिलती है नए स्टूडेंटों को तो खासकर। अब बात करता हूँ डीसी मशीन पर हम किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को चालू करते हैं, और डीसी मशीन पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है या फिर कोई ये आईसी का प्रॉब्लम है या ये आईसी का प्रॉब्लम है या ये आईसी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तीनों ही आईसी मोबाइल फ़ोन के चालू होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर सीपीयू ख़राब हो जाएगा तो आपका मोबाइल बनेगा भी नहीं, क्योंकि मेन तो सीपीयू ही होता है, जो कि इतना आसानी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन कई मोबाइल में ख़राब भी हो जाता है। मेमोरी आईसी ख़राब हो जाती है तो भी मोबाइल फ़ोन आपका चालू नहीं होगा, क्योंकि क्या लोगो दिखाना है, क्या डिस्प्ले पे दिखाना है, चालू होना है, कितनी देर बाद लोगो जो है स्विच होकर के एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। तो ये अगर ख़राब हो जाएगा तो मोबाइल फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। पावर आईसी अगर आपकी ख़राब हो जाएगी, जब पूरे फ़ोन में पावर ही नहीं जाएगा, तो भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है डेड हो जाएगा। तो अब डीसी मशीन से कैसे चेक किया जाए, तो डीसी मशीन को सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट में, जैसे हमें मालूम है कि मैंने आपको बैटरी के सेक्शन में बताया था, कम से कम 3.85 वोल्ट होने चाहिए कोई भी मोबाइल चालू होने के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल चालू होने के लिए। अगर कीपैड वाला मोबाइल है तो 3.5 या 3.7 वोल्ट होने चाहिए। हम डीसी मशीन को डिफ़ॉल्ट में 4 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। 4 वोल्ट काफ़ी हो जाता है, क्योंकि 4 वोल्ट पे कोई भी मोबाइल चालू भी हो जाएगा और कम से कम 20% 30% चार्ज भी रहेगी बैटरी। इस तरीके से अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप 4.5 वोल्ट, 4.5 नहीं रखना है, क्योंकि 440 पे बैटरी फुल होती है, तो 4 वोल्ट ही मैं रखता हूँ, आप भी शायद 4 ही रखें। नहीं हो रहा है अगर आपके, ये फ़र्क ये डिपेंड करता है डीसी मशीन के अलग अलग कंपनियों के ऊपर। जैसे मैं कोराड कंपनी का डीसी मशीन यूज़ करता हूँ, आप ये हुआ करके चल रही हैं मार्केट में, बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ चल रही हैं, तो उनमें यही फ़र्क होता है कि वो कितने वोल्टेज पर जो है मोबाइल को चालू करवा देती है। ठीक है, मेरा जो कोराड का मशीन है मैं 4 वोल्ट पे उसको रखता हूँ और 2 एम्पियर पर सेट करके रखता हूँ, 2 एम्पियर पर सेट करके रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने डीसी मशीन को सेट कर लिया और डीसी मशीन का मैंने आउटपुट बटन जो है दबा दिया। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि ये 3 कनेक्टर वाला है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस लगा करके मैं चालू करूँगा। अगर आपके पास जो उस तरीके से बैटरी कनेक्टर आते हैं तो आपको एक बूट केबल भी लेनी पड़ेगी। बूट केबल क्या होता है कि बहुत सारे कनेक्टर जो है उसमें आते हैं, जैसे कि मैं सैंपल में, आप मेरा वायर यहाँ तक पहुँचेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको यहीं पर फिट कर दिया है, तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं इनके। तो ये बूट केबल जो है आपको लेना पड़ेगा। बूट का केबल में बहुत सारे मोबाइल के बैटरी कनेक्टर या बैटरी की जो कनेक्टर लगते हैं उस तरीके के आते हैं, उससे हम कोई भी डीसी मशीन से जो है मोबाइल फ़ोन को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, बूट केबल आपने लगाया, लगाते ही सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए। पहला नियम यही होना चाहिए डीसी मशीन के कि बूट केबल लगाने पर, ये हमने डीसी मशीन को सेट कर लिया, सेट करने के बाद अब हम लगाएंगे बूट केबल, और बूट केबल लगाते ही पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला नियम यही है, बूट केबल लगाने पर अपने आप, यानी कि हमने कोई भी पावर बटन दबाया नहीं, खाली बूट केबल जो है कनेक्ट किया, लगाने पर अपने आप कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए, कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए का मतलब ये है कि जैसे हम 2 एम्पियर पे सेट कर देते हैं, जब हम ऑन ऑफ बटन दबाते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर जब हम पावर बटन दबाएंगे और मोबाइल जो भी कंजप्शन करेगा पावर का, तो वो हमें शो करेगा कि कितना एम्पियर जो है वो ले रहा है, बराबर। तो उसी को हम कहते हैं कि कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए। तो आपको डीसी मशीन में यही पता चलेगा कि कितना एम्पियर जो है मोबाइल फ़ोन खींच रहा है या चालू होने के लिए वो ले रहा है। ठीक है, तो पहला यही है कि बूट केबल लगाने पर कोई भी हमें, मतलब हमने पावर बटन दबाया नहीं है, उससे पहले कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए। अगर पावर ले रहा है, कुछ ना कुछ कंजप्शन ले रहा है, जैसे कोई मोबाइल ना हाफ शॉट या शॉर्टिंग वगैरह होती है उनमें हल्की सी, तो वो ऑटोमेटिक जो है पावर कंजप्शन लेने लग जाते हैं, और कोई मोबाइल वाइब्रेट हो जाने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कहीं पावर बटन शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर पावर बटन शॉर्ट होगा, यानी कि पावर बटन ऑटोमेटिक जो है दबा हुआ है, आप जैसे ही बूट केबल लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो चालू होने का ट्राई करेगा। तो सबसे पहले पावर बटन पे ध्यान दो। पावर बटन अगर आपका सही है, एक बार तो रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर देखो ले रहा है, अगर फिर भी ले रहा है तो समझ जाना है आपको कहीं ना कहीं मोबाइल में कोई शॉर्टिंग है। फिर आपको जो है शॉर्टिंग का पता करना है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे जो है शॉर्टिंग को हम पता करते हैं, वो अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ डीसी मशीन पे मोबाइल फ़ोन को कैसे चेक करना है। ठीक है, तो पहला यही हो गया कि कोई भी पावर नहीं लेना चाहिए बूट केबल लगाने पर। कोई ले रहा है या तो शॉर्ट हो सकता है या पावर ऑन ऑफ बटन ख़राब हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पर
कि जैसे ये नियम हमारा सही है कि कोई भी पावर नहीं ले रहा है, चलिए ठीक है, कोई पावर नहीं ले रहा है। अब जब हम पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाने पर, पावर बटन दबाने पर जैसे कोई सही मोबाइल होता है तब उसका क्या कंडीशन होता है कि जैसे ही हम पावर बटन दबाएंगे सबसे पहले 0 से लेकर के 50 तक वो जाता है। 50 तक जैसे ही जाता है तो हमारा जो है पावर आईसी एक्टिव हो जाती है। पावर आईसी सब जगह पावर तोड़ने लगती है, यानी कि ये सारी पावर हमारे बनाने लगती है। तो जैसे ये पावर बनाती है तो 100 एम्पियर तक ये जाता है, 100 मिली एम्पियर, सॉरी, तो 50 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर तक जाता है। 100 मिली एम्पियर जैसे ही जाता है पावर आईसी कंप्लीट चालू हो गई, तो ये जो पावर है सब जगह जाता है। फिर हमारा सीपीयू चालू होता है और मेमोरी आईसी चालू होती है, तो यही पावर हमारा 200 के ऊपर तक चला जाता है, यानी कि 200 मिली एम्पियर के ऊपर तक चला जाता है। और जैसे ही डिस्प्ले में लाइट बनती है वगैरह आ जाता है, तो यही हमारा 300 400 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 एम्पियर तक पावर लेने लगता है। मैंने बहुत सारे मोबाइल एमआई के जो हैं वो 1.2 एम्पियर तक जाते हुए मैंने देखे हुए, जब मोबाइल हमारा कंप्लीट चालू होता है तब। ठीक है, जैसे ही ये पावर लेता है यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन कंप्लीट चालू हो गया। चालू होने के बाद फिर ये पावर कम होने लगता है। जैसे ही अंदर बूटिंग का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वापस से 500 400 300 आ जाता है, 200 आ जाता है। जब मोबाइल हमारा स्लीप मोड में चला जाता है, स्लीप मोड यानी कि जैसे मोबाइल कंप्लीट चालू हो गया, ठीक है, चालू होने के बाद जो 30 सेकंड का टाइम होता है बाई डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बंद होने का, तो डिस्प्ले बंद हो गया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लेता है। तो जैसे ही स्लीप मोड में आपके मोबाइल फ़ोन का खाली टाइम, कैलेंडर, डेट, यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी मोबाइल के सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, नेटवर्क वगैरह ये चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है बंद हो जाती हैं। तो वो होता है स्लीप मोड। और स्लीप मोड में पावर कंजप्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है। ये मान लीजिए आप 10 मिली एम्पियर से लेकर के 50 मिली एम्पियर तक का जो है वो वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, मिली एम्पियर तक वेरिएशन, मतलब इसके ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है, इससे ही कम मैंने भी देखा है कि 10-20 पे ही खाली वो, और 2-3 मिली एम्पियर पे ही मात्र वो जो है वेरिएशन करता रहता है। तो ये है कंप्लीट मोबाइल चालू होने का नियम। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्लीट मोबाइल चालू किस तरीके से होता है। सबसे पहले पावर आईसी जब चालू होती है तो 50 से 100, और जब हमारी सीपीयू और ईएमएमसी चालू हो जाती है तो 200 300, और मोबाइल कंप्लीट चालू जब हो जाता है तो 1 एम्पियर तक भी जाता है, और उसके बाद स्लीप मोड में जाने के बाद वो कंजप्शन जो है बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कैसे फाइंड किया जाए। जो ख़राब मोबाइल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल बिगड़ गया है, तो बिगड़ने के मैंने आपको बताया कि 3 ही आईसी जिम्मेदार होती हैं। पहला पावर आईसी बिगड़ जाती है तो भी मोबाइल डेड हो जाएगा, सीपीयू अगर बिगड़ जाए तो भी मोबाइल डेड हो जाएगा, और ईएमएमसी अगर मेमोरी आईसी भी बिगड़ जाए तो भी आपका जो है मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। और यही तीनों आईसी जिम्मेदार होती हैं बंद होने के लिए। तो इनका कैसे पता किया जाए, तो इनको पता करने के लिए डीसी मशीन पे जब हम लगाएंगे और पावर बटन दबाएंगे, तो पीएमआईसी के लिए मैं आपको बताता हूँ। पीएमआईसी ज़्यादातर जब ख़राब होती है तो पावर जो है 20-30 ही लेता है, यानी कि 50 तक भी पहुंचता नहीं है पावर, यानी कि कम पावर कंजप्शन लेता है। और मोबाइल फ़ोन का पावर ये पूरी तरीके से चालू हो नहीं पाती है, यानी कि 50 के नीचे ही जो है पावर लेता है। 20 से 30 पावर ले रहा है, और जैसे ही पावर बटन छोड़ते हैं फिर 0 हो जाता है, बराबर। यानी कि पावर आईसी में इतनी पावर बची नहीं होती है कि वो पावर को जो है उठा सके, पावर को जो है चालू कर सके। अगर ये आपका कंडीशन बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पावर आईसी में प्रॉब्लम है, पावर आईसी खराब हो गई है इस तरीके से। अब दूसरा केस है मेमोरी आईसी का, ईएमएमसी। मेमोरी आईसी, ईएमएमसी एक्चुअली में मेमोरी आईसी का एक प्रकार होता है, यूएफएस जैसे ईएमएमसी। तो यही ज़्यादातर हम बोलते हैं, तो जवान पे यही हमेशा रहता है। ठीक है, तो मेमोरी आईसी का मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी आईसी कब जैसे चालू होती है, जैसे ही पावर आईसी पूरा पावर दे देती है, यानी कि 100 तक तो पहुँच ही जाता है, 100-120 तक जैसे ही पहुँच जाता है, उसके बाद पावर यहाँ जाता है सीपीयू से होते हुए, फिर लोगो जो दिखाने का काम होता है। अगर मेमोरी आईसी खराब होगी, यानी कि सीपीयू तो चालू हो गया है अंदर, लेकिन सीपीयू का सबसे पहला काम होता है कि इससे जो डाटा ले करके और लोगो दिखाना, बूट मोड में चला जाना इस तरीके से। तो ये जो है, अगर मेमोरी आईसी खराब होगी तो किसी एक संख्या पे जो है आपका होल्ड हो जाएगी डीसी मशीन, जैसे कि 50 के ऊपर रहेगा हमेशा, 50 से और 70 के बीच में होल्ड हो जाएगा। 70 या किसी में 100 तक भी चला जाता है, 80-90 तक। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि मेमोरी आईसी का प्रॉब्लम होगा तो इस पे एक संख्या पे ना डीसी मशीन होल्ड हो जाएगी,
अगर होल्ड हो रही है तो समझ जाना है कि या तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लैश फाइल अंदर नहीं होगी तब भी ये प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है, या मेमोरी आईसी खराब हो सकती है। मेमोरी आईसी खराब का मतलब रिवॉल्व कर सकते हैं या उसको जो है प्रोग्रामिंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा रीजन बताता हूँ सीपीयू के। यहाँ पर सीपीयू, अगर सीपीयू से प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि आपका पावर जो है वो 120 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 120 के ऊपर जाएगा और 200 तक भी जाएगा, 200 तक भी जाएगा, और 200 तक जाने के बाद बटन छोड़ने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। बटन छोड़ने के बाद वापस से 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका बन रहा है, ये कंडीशन बन रहा है, तो ऐसा नहीं है सीपीयू खराब है। इस कंडीशन में दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि आपको बूट केबल के ऊपर भरोसा नहीं करना है। बूट केबल के ऊपर जो है भरोसा नहीं करना है। आपको एक बार बैटरी का जो है फुल चार्ज करके, बैटरी 4 वोल्ट हो या 420 हो या 440 हो, बैटरी ही आपको लगा करके चेक करना है। क्योंकि बूट के जो हमें मालूम है मोबाइल फ़ोन चालू होने के लिए बैटरी कनेक्टर पर यहाँ पर जैसे ये तो 3 लेग की है, जैसे 4 लेग आईडी लाइन और थर्मल लाइन, वो भी जवाबदार होते हैं। अगर वो लाइन सीपीयू को प्रॉपर मिलते नहीं है तब भी सीपीयू जो है चालू नहीं होता। तो यही रीज़न होता है कि इतने पावर जाने के बाद भी वो 0 हो जाता है। जब उसको पूरी लाइनें मिलती नहीं है तब भी जो है सीपीयू हमारा जो है बंद हो जाता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि बूट केबल आप हटा करके बैटरी चार्ज करके लगाएं और फिर आप देखें कि क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न बताता हूँ सॉर्टिंग का। कई केस में ये होता है कि जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू के यहाँ पास में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ पार्ट्स में भी कोई सॉर्टिंग आ जाएगी तब भी क्या होगा कि इसका काम था कि पावर देने का, तो ये चालू हुआ तो हमारा जो है पावर यहाँ तक गया। अब सीपीयू ने इससे भी डेटा ले लिया तो ये 200 तक भी पावर गया। लेकिन सीपीयू को थोड़ी देर में पता चल जाता है कि यहाँ पे सॉर्टिंग है। जैसे ही सॉर्टिंग का वो फाइंड करता है तो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है सीपीयू के पास में शॉर्ट होना। तो आपको मल्टीमीटर से पहले यही चेक करना है कि सीपीयू के पास में कोई पार्ट शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो भी ये रीजन बन सकता है, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है सबसे ज़्यादा बड़ा, वो है सीपीयू ड्राई हो जाने का, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। लोग सीपीयू को तुरंत जो है रिवॉल्व करके और बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है सीपीयू ड्राई। तो सबसे पहले ये सारे काम आपको करके देखना है, उसके बाद ही सीपीयू का काम करना है। अगर ये वाली प्रॉब्लम बन रही है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करके आपको डाल देना है, आपकी प्रॉब्लम जो है बन जाएगी, ठीक है। अब और मैं देख लेता हूँ कि कुछ आपको बताने के लायक। तो ये आपने देख लिया कि 3 आईसी जो है मोबाइल फ़ोन के बंद होने के लिए जिम्मेदार होती हैं, पावर आईसी और सीपीयू और मेमोरी आईसी, ठीक है। मेमोरी आईसी का एकदम इजी है कि मेमोरी आईसी तक जैसे ही पहुंचती है तो कोई ना कोई एक संख्या पे होल्ड हो जाती है। तो होल्ड वाला जो है प्रॉब्लम मेमोरी आईसी का होता है। अब मेमोरी आईसी का आपको लगे तो आप सीधा ही उसको रिवॉल्व वगैरह ऐसे काम नहीं करना है, आपके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, बराबर। अगर ईएमएमसी का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैं तो यूएमटी जो है ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कोई ईएमएमसी का प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। तो यूएमटी से मैं सीधा क्या करता हूँ कि रीड इन्फॉर्मेशन करता हूँ। रीड इन्फो करना है आपको। रीड इन्फो में ये होता है कि रीड इन्फॉर्मेशन जैसे ही करोगे तो अगर ये स्टोरेज आईसी लगी हुई है, यानी कि ये मदरबोर्ड में सही से लगी हुई है, रिवॉल्व का प्रॉब्लम नहीं है, तब वहाँ पे आपको 16 GB 32 GB 64 GB जो है वो आपको बता देगा कि इतना GB का है। और अंदर अगर फ्लैश फाइल का प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आपको बता देगा कि भाई एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अगर वहाँ पे बता नहीं रहा है, रीड इन्फॉर्मेशन कर नहीं पा रहा है, तब आप इसको जो है रिवॉल्व कर दो। तो ये आपका मैंने आसान तरीका बता दिया कि सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, और इसमें रिवॉल्विंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पावर आईसी भी ज़्यादातर बिगड़ जाती है, पावर आईसी का ध्यान में रखो, ठीक है। और यहाँ पे भी है कि पावर आईसी के पास भी कोई शॉर्टिंग होगा तो पावर भी बिल्कुल उठा नहीं पाता है, बराबर। जैसे ही शॉर्टिंग का पता करते हैं तो वैसे ही मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टिंग तो ना हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये डीसी मशीन के मैंने आपको 3-4 रीजन बता दिए कि डीसी मशीन से आप पता कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में क्या कंडीशन है। अगर इतना पावर ले रही है तो समझ लो कि पावर आईसी से प्रॉब्लम है, कहीं होल्ड हो जा रहा है तो मेमोरी आईसी से प्रॉब्लम है, और ये सारे कंडीशन बन रहे हैं तो ये सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से डीसी मशीन पे आप जो है पता कर सकते हैं। लेकिन डीसी मशीन पे 100% मत रहना, क्योंकि कोई मोबाइल तो चालू हो जाते हैं डीसी मशीन पे, और कोई मोबाइल को डीसी मशीन चालू कर नहीं पाती है। कोई मोबाइल का मतलब ये है कि जिन मोबाइलों की सीपीयू के प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आईडी लाइन और थर्मल लाइन उनको परफेक्ट उतना मिलना चाहिए तो वो चालू होंगे, बाकी नहीं होंगे।
ठीक है। तो इसमें डीसी मशीन का फॉल्ट नहीं है, इसमें मोबाइल के जो सीपीयू के वर्जन आते हैं उन्हीं का ही प्रॉब्लम होता है। तो डीसी मशीन पे 100% मत जाना, कोई मोबाइल डीसी मशीन से चालू नहीं होते हैं, ठीक है, और बैटरी लगाने पर वो कंप्लीट चालू हो जाते हैं। तो डीसी मशीन से हमें क्या है कि एक इशारा मिल जाता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। अब जैसे ही आपको इशारा मिल गया, उस इशारे को कंफर्म करने के लिए आपको 2-3 स्टेप और फॉलो करने हैं उससे रिलेटेड। 2-3 और स्टेप फॉलो करोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एक्चुअली में वही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बैटरी का जो है पावर वीवैट की सप्लाई PMIC को जाती है, लेकिन आजकल लेटेस्ट मोबाइलों में यहाँ पर एक और IC बिठाई गई है जिसको हम कहते हैं DC to DC IC, बराबर। अब ये IC क्या करती है, पहले ये होता था कि जैसे बैटरी का पावर सीधा इसको दिया, अब यहाँ पे कोई यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स लगे होते थे, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो जाने से, बराबर, तो सीधा ही जो है हमारा मोबाइल फ़ोन में पूरा शॉर्टिंग हो जाता था। वो जैसे पावर IC के यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो गया तो बैटरी लगे लगे पूरा ख़त्म हो जाता था। उससे बचने के लिए अभी क्या काम किया है कि DC to DC IC बिठाई है। ये IC क्या करती है, आपको एक अलग पेज में बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको थोड़े 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कीपैड IC है, कीपैड मोबाइल है, उसमें आप देखोगे तो कोई पावर IC या कोई कुछ नहीं लगा होता है, सिर्फ एक CPU होता है। CPU होगा मेन IC, और मेमोरी IC भी इसी में इन्वेल्ड होती है, यानी कि PMIC, पावर IC, MMC IC सब इसी में इन्वेल्ड होती है। कहने का मतलब अगर कोई मोबाइल होगा उसमें MMC या MMC तो नहीं कहेंगे, मेमोरी IC, फ्लैश IC एक छोटी सी अलग बायोस IC की तरह वो बैठाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैटरी जो कनेक्टर है इसका सीधा पावर CPU को दिया जाता है, और CPU जो है और आउटपुट जो है आपको डिस्प्ले में मिलेगा। देखो सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है डिस्प्ले, क्योंकि यहीं से आप मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट कर रहे होते हो, ठीक है। कीपैड मोबाइल है तो कीपैड प्लस डिस्प्ले, कीपैड में आप बटन दबाओगे, डिस्प्ले में जो है आपको दिखाई देगा कि आपने क्या जो है ऑपरेट CPU को दिया है। तो आप यहीं से डिस्प्ले से ही जो है आप ऑर्डर दे रहे हो, कीपैड और डिस्प्ले से CPU को आपको जो काम करना है वो, ठीक है। तो बैटरी का सीधा पावर CPU को दिया और CPU से ही पूरा जो है डिस्प्ले चल रहा है और पूरा काम आपका हो रहा है। ये तो हो गया कीपैड मोबाइल का, ठीक है। अब बात करता हूँ जो एंड्रॉयड मोबाइल अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, उनमें क्या होता है कि CPU तो मेन हो गया, मेमोरी IC हो गई उसके जस्ट बाजू में, और PMIC पावर मैनेजमेंट IC हो गई सब जगह का पावर देने के लिए। अब पहले ये होता था, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि बैटरी की सीधी सप्लाई पावर IC को जो है दे दिया, लेकिन अब लेटेस्ट मोबाइलों में क्या होगा, एक IC और बिठाई जिसको हम कहते हैं DC to DC IC, DC to DC, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बना दिया मैंने बैटरी कनेक्टर, 3 लाख का ही बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना आप। तो बैटरी कनेक्टर का पावर जो है DC to DC IC को गया, DC to DC IC से पावर जो है पावर IC को PMIC को गया, मेन PMIC जो है, और यहाँ से इस PMIC ने तो अलग अलग सेक्शन में तोड़ा उसको पावर को, और यहाँ से वो सब सेक्शन को जो है पावर सप्लाई दे रही है, ठीक है, सारे सेक्शनों को। यहाँ पे और IC नहीं बना रहा हूँ, ब्लूटूथ, वाईफाई IC, नेटवर्क IC, 2G, 3G, 4G, ठीक है, इन सबको ये पावर IC ही देती है। मैंने आपको समझाना यही है कि ये जो पावर है वीवैट, यहाँ से तो हम वीवैट ही कहेंगे, वीवैट की सप्लाई, इसमें कितना वोल्टेज होगा जितना बैटरी में होगा, ठीक है। DC to DC IC में जाने के बाद यही पावर अलग अलग जैसे लैंग्वेज होती है, एक तो हो गया VSys, ये आपको मीडियाटेक वाले फ़ोनों में आपको लिखा मिलेगा। एक हो गया VPHV पावर, फेस पावर जिसको बोलते हैं, तो ये आपको क्वालकॉम वाले मोबाइलों में या फिर ज़्यादातर मोबाइलों में आपको फेस पावर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, यही में आपको गुमराह कर देते हैं कि भाई ये बहुत ही डीप में नॉलेज होना चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है समझा देता हूँ। तो ये जो वीवैट का पावर गया DC to DC IC के बाद, यही पावर जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होता है ज़्यादातर, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बैटरी में जितना वोल्टेज होगा उतने से, लेकिन पावर IC का मैनेजमेंट उसके अंदर ही होता है कि भाई वो कितना पावर लेगी और कितने पावर जो है आउटपुट वो देगी। तो यहाँ पर उसी को जो है 3.7 वोल्ट कर दिया एकदम फिक्स कि VPHV पावर जो है आपको 3.7 वोल्ट मिलेगा, और ये पावर आपको PMIC में जाएगा। फिर PMIC इस पावर को जो है अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके और यहाँ पे पावर जो अलग अलग जनरेट करेगी, जैसे 1.2, 1.8, ठीक है, अलग अलग ऐसे करेगी। अब कि ये पावर जो हो गया जैसे बैटरी से DC to DC IC तक गया, इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइन,
ठीक है। अब डीसी टू डीसीआईसी से निकलने के बाद यही लाइन जो बन जाती है सेकेंडरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, ठीक है, जिसमें हो गया 3.7 और जितनी भी यहाँ पे पावर आईसी अलग अलग भागों में तोड़ेगी उनको भी हम सेकेंडरी लाइन ही कह देंगे, ठीक है। 1.2, 1.8, 2.8 वोल्ट ऐसे अलग अलग वोल्टेज जो बनते हैं वो सेकेंडरी लाइन के अंदर ही आ गए, ठीक है। अब जब हम सॉर्टिंग का पता करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि पावर बटन कोई भी बूट केबल लगाने पर ऑटोमेटिक पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिक पावर ले रहा है, डीसी टू डीसीआईसी से पहले कहीं सॉर्टिंग होगा, तो आप जैसे ही बूट केबल लगाओगे वैसा ही सीधा डीसी मशीन में क्या करेगा कि पावर कंजप्शन ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। इसके बाद जो होगा, तो आप जैसे ही पावर बटन दबाओगे, पावर बटन दबाने के बाद हो सकता है कि सॉर्टिंग आपको बताए ज़्यादा पावर कंजप्शन करने लग जाए, 2 का 2 एम्पियर पूरा पावर कंजप्शन करने लग जाए। तो सॉर्टिंग के जब सॉर्टिंग में होगा तो क्या होगा कि कोई भी पार्ट्स ग्राउंड के साथ जो लगा हुआ है और जो शॉर्ट हो गया है तो वो क्या करेगा, पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा। जैसे अगर कोई ऑटोमेटिक पावर ले रहा है तो आप उस मोबाइल को एकदम आसानी से जो है मोबाइल रिपेयर कर सकते हो। आप क्या करो कि यहाँ पे हमने दिया 2 एम्पियर, वहाँ पे आप डीसी मशीन को सेट कर दो 5 एम्पियर पर। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 4 वोल्ट तो उतने ही रखने हैं, ठीक है। एम्पियर जो है वो आपको हाई कर देना है, 5 एम्पियर आपको रख देना है डीसी मशीन पे। 5 एम्पियर जैसे ही आप रखोगे तो जो पावर कंजप्शन ऑटोमेटिक कर रहा था, या तो वो लगाते ही जो है खराब हो जाएगा, वो पार्ट जैसे ही खराब होगा ओपन हो जाएगा तो आपकी सॉर्टिंग हट जाएगी। अगर नहीं हट रहा है, क्योंकि डीसी मशीन से जब 5 वोल्ट से इतना ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज नहीं जाता है, जो शॉर्ट किलर आता है उसमें 20 एम्पियर 30 एम्पियर होते हैं, तो उसमें जो है वो खराब पार्ट्स का धुआं निकल जाता है। लेकिन हमारे डीसी मशीन से धुआं नहीं निकलेगा। डीसी मशीन से जो खराब पार्ट होगा, जो ऑटोमेटिक पावर कंजप्शन कर रहा था, मान लो 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर, जितना भी पावर कंजप्शन कर रहा था, तो आप जैसे ही 5 एम्पियर दोगे तो वो पार्ट्स ना गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा। मान लीजिए कैपेसिटर है जो कि हीट हो रहा है, तो आपको ऐसे उंगली रख करके पता करना है कि कौन सी जगह पर हीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको रख करके पता करना है कि कौन सी जगह पे हीट हो रहा है। जहाँ पे भी हीट हो रहा है वहाँ पे आप रोशन फ्लक्स का यूज करके, ये रोशन फ्लक्स है, इस फ्लक्स का यूज करने के बाद आप उस हीट हुए पार्ट्स को निकाल दो, आपका जो है सॉर्टिंग हट जाएगी। तो सॉर्टिंग हटाना तो बहुत ही आसान है, चाहे इस लाइन में क्यों ना हो, चाहे किसी भी लाइन में हो। इस लाइन में हो तो आपका बैटरी का पावर सीधा नहीं जाएगा, तो आपको डीसी मशीन से बीपीएच पावर जहाँ पे भी कैपेसिटर हो गया या कोई टीपी पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी बनना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दोगे तो वो पार्ट हीट होने लगेगा। मेथड वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो जब मेरे पास कोई सॉर्टिंग आएगी तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सॉर्टिंग के ऊपर और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लेटेस्ट मोबाइलों में ये फंडा ध्यान में रखो कि एक यहाँ पे नई आईसी बिठा दी गई है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सीधा बता दिया कि भाई बैटरी का जो है पावर सीधा पीएम आईसी को जाता है, तो ये इस वाले मोबाइल में यही सिस्टम है। इसमें कोई डीसी टू डीसीआईसी नहीं है। इसमें आप देखोगे इस मोबाइल में कोई डीसी टू डीसीआईसी नहीं है, सीधा जो है पीएमआईसी का पावर, बैटरी का पावर सीधा पीएमआईसी को मिल रहा है और पीएमआईसी से वो पावर हो रहा है। तो ये अलग अलग मोबाइलों के अलग अलग सिस्टम है। आजकल आप लेटेस्ट देखोगे तो ओप्पो, वीवो, एमआई, उन सब में जो है डीसी टू डीसीआईसी आती है और इसी आईसी में चार्जिंग आईसी भी इनबिल्ट होती है। जैसे हम पीएमआईसी और पीएमआई आईसी बोलते हैं, तो वही आईसी जो हो गई उसी आईसी में हमारा चार्जिंग आईसी भी इनबिल्ट होता है। तो इस तरीके ये तो मोबाइल के अलग अलग वेरियंट है, ठीक है। अब ये तो बढ़ते ही रहते हैं। जैसे मैं तो काफ़ी पहले से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, नोकिया के ज़माने से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। जो आजकल आप ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पेस्टेड आईसी, तो पेस्टेड आईसी तो पहले भी आती थी, लेकिन पहले वो सीपीयू रिवॉल्व करना, वो सारी चीज़ें नहीं आती थी। जैसे इस तरीके के जो टूल है, ये सारे टूल अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। जैसे ही जो ईएमएमसी का काम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई है। जो ओप्पो, वीवो, ओप्पो के मोबाइल A3s हो गए, A7 हो गए, उनमें जो 90% कंज्यूम का एरर आया, 90% कंज्यूम जो एरर आया मेमोरी आईसी से, ठीक है। तो उसी एरर की वजह से UFI बॉक्स भी हमारा आया सबसे पहले मार्केट में, और इसीलिए ही हमारा ईएमएमसी और सीपीयू वाला रिवॉल्विंग वाला काम जो है चालू हुआ। बाकी पहले ईएमएमसी रिवॉल्विंग इतना नहीं आता था, सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा था पहले, ठीक है। तो अलग बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि डीसी मशीन से जो है मोबाइल फ़ोन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आजकल के मोबाइल में जो है डीसी टू डीसीआईसी होती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी ये आपको एकदम याद कर लेना है ये सारी चीज़ें।